नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हमारे संग जुड़ रही हैं मैडम सीएम। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे संग जुड़ चुकी हैं आईटीवी नेटवर्क पे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, लक्ष्य आपने रखा होगा 100 दिन सरकार के, क्या क्या होगा? अलग मंत्रियों को टारगेट दिए होंगे, खुद आपके मन में लक्ष्य था, कितना अब तक हो पाया है, कितना और बचा है? देखिए, जब केवल मात्र 60 दिन की सरकार हो और आपके लिए ढेर सारा काम करने के लिए हो, खूब सारे चैलेंजेस हो और कहीं ना कहीं आपको जीरो से शुरू करने जैसा फील हो, तो अलग प्रकार से सोचना पड़ता है, अलग प्रकार से काम करना पड़ता है। आज दिल्ली की लगभग वही परिस्थितियां हैं। जब आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दिल्ली की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से शुरू करना पड़ रहा है, तो जो लक्ष्य है ऑब्वियसली विकसित दिल्ली। अब विकसित दिल्ली जो होगी वो कहीं ना कहीं तभी संभव है जब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रूप में जनता को मिल पाए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या उसके माध्यम हैं, तो पहले 3 महीने तो लगभग उसी में निकलने वाले हैं। उसके अलावा आपके पास फायर फाइटिंग के बहुत सारे ऐसे ओकेजन आ रहे हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई, इसके तुरंत बाद बारिश आ जाएगी, तो हर चीज़ की तैयारी, जो दिल्ली की जनता की तकलीफ है, गर्मियों में पीने को पानी नहीं मिलता, बारिश आती है तो सड़कों पे पानी के जल भराव हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो ये सब हमारे टारगेट हैं कि इस बार दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत ना हो, लोगों को पानी मिले, लोगों को बिजली मिले और जल भराव के जो बड़े बड़े पॉइंट हमेशा दिल्ली में रहते हैं उनको हम समाधान दे पाएँ। तो लगातार टीम उन सब कामों में लगी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कम से कम दिक्कत दिल्ली को हो। जी, दिल्ली का जो बजट भी अभी पेश हुआ और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात हुई, उसको लेकर क्या विजन है आपका? और बजट में जो जो पहलू पर आपने बात की थी, तो उनसे क्या दिख रहा है कि फोकस क्या रहने वाला है अगले 1 साल ही नहीं मगर 5 साल? इस बार का जो बजट रहा 1 लाख करोड़ का बजट, पहली बार दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा बजट पेश किया गया। और ये केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं था कि हमने एक डॉक्यूमेंट रख दिया और ये हो गया काम। इसमें पूरा दिल्ली को लेकर एक विजन था हमारा, जिसमें हमने हर सेगमेंट को टच किया, हर समस्या के समाधान के लिए प्रोविज़न रखा। आपका उसमें चाहे एयर पॉल्यूशन हो या यमुना जी की सफाई हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों के सिस्टम को अपडेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, हर डायमेंशन के लिए हमने उसमें बजट का प्रोविज़न रखा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और दिल्ली में एक सर्वस्पर्शी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, बेसिकली इस बजट में हमने उसको ध्यान में रखते हुए काम को उठाया है। और इस बजट के माध्यम से अगले 5 सालों में दिल्ली का एक नया फेस, एक नई सूरत निकल के आएगी और इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत रंग भरे जाएंगे। चलिए, अलग क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के, और खास करके जो मुद्दे भी उठे थे चुनाव में भी। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं मुख्यमंत्री जी यमुना नदी से, क्योंकि हमने देखा था ये हावी मुद्दा था चुनाव में, और हमने देखा था कि चुनाव जीतने के भी तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था बीजेपी दफ्तर पर, उन्होंने शुरुआत ही की जय यमुना जी कह के, यमुना मैया की जय कह के। इसका मतलब ये था, अर्थ ये था कि आप भूले नहीं, चुनाव निपट गए, चुनाव जीत गए, मगर यमुना नदी का मुद्दा जो है उसको लेकर आपका विजन क्या है? क्या 5 साल में बदलाव होगा, नहीं होगा? यमुना हमारे लिए भाव का विषय है। यमुना मैया को हम माँ का स्थान देते हैं और बहुत ही पवित्र नदी, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन हम कह सकते हैं, वो है। और अफसोस ये है कि पिछली सरकारों ने एक लंबा समय उनको 10-11 साल का काम करने के लिए मिला, हजारों करोड़ रुपए केंद्र ने मदद भी भेजी, परंतु उन्होंने इस काम को किया ही नहीं। और हमारा जो कमिटमेंट है यमुना जी को साफ करने का, वो बिल्कुल संकल्पबद्ध तरीके से हमारा उसमें काम शुरू हुआ है। और एक पूरी विस्तृत योजना यमुना की सफाई को लेकर के हमने बनाई है। कितने नाले जो है दिल्ली भर के
बड़े बड़े ड्रेन्स जो कि नदी के बहाव जैसे चलते हैं, वो सब जो यमुना जी में गिर रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज का आउटफॉल वहाँ पे गिरता है, कितना सॉलिड वेस्ट वहाँ जाता है, हर चीज़ पे हमारा वर्किंग चल रहा है ताकि दिल्ली भर में जितने नाले नालियाँ यहाँ चल रहे हैं उनको आउटफॉल कहीं और नहीं है, वो सब जाके यमुना जी में गिरते हैं। और जब एक नाला जाके गिरेगा तो यमुना की शक्ल क्या ही होगी। उसके लिए जितने ड्रेन्स है उनका डीसिल्टिंग करना, उनमें से सिल्ट निकालना, उनको साफ करना, उसमें एसटीपीज लगाना नए, उसमें डिसेंट्रलाइज एसटीपी लगाना कि जहाँ से नाला जाकर ख़त्म हो रहा है उसको वहीं पे साफ करके इस लेवल पे ले आना कि यमुना में जब वो गिरे तो साफ पानी के माध्यम से गिरे। इन सब पे लगातार काम चल रहा है। इस 2 महीने के अपने कार्यकाल में बड़ी बड़ी ड्रेन जो यमुना जी में गिरती है, 22 बड़े नाले गिरते हैं और वो किस लेवल से साफ होने हैं, उसमें 15 दिन में कितना मीट्रिक टन कूड़ा निकलेगा, वो डिसिल्ट हुआ, वो आगे पहुंचा, ये लगातार हमारा सुपरविजन चल रहा है और बहुत ही टाइम फ्रेम के साथ में अधिकारियों को लक्ष्य दिए हुए हैं कि ये काम इस तरह से करना है। और निश्चित रूप में जब हमारी नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जी, प्रदूषण का भी मुद्दा एक अहम मुद्दा है दिल्ली वासियों के मन में। क्या प्रदूषण को लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है? प्रदूषण का लेवल जो है कम होगा? हम देखते हैं कि साल अंत होने लगता है, दिवाली आती है, सर्दियों का महीना जब आता है तो प्रदूषण बढ़ता है, उस पे भी लेकर कोई फोकस है? क्योंकि हम देखते हैं कि चर्चा तभी होती है जब प्रदूषण बढ़ता है। एग्जैक्टली अभी से क्या तैयारी हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जबकि प्रदूषण कोई 2 महीने का विषय नहीं है, प्रदूषण तो साल भर रहता है जी। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो AQI लेवल जो होना चाहिए उससे अगर बढ़कर के है तो इसका मतलब प्रदूषण सरवाइव कर रहा है। और योजनाएं जो पहले चलती थी वो केवल कागजों पे चलती थी, उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने पराली की बात कही कि जी हम पराली आ रही है, हम दवाई बनाएंगे, दवाई को हम छिड़केंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ बनी दवाई? वो उस विषय पे उनकी एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ना दवाई बनी ना दवाई का दा बना। पर उनका विजन था, उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें से रिजल्ट नहीं निकला। अब हमने जब इस समस्या को उसको बड़े वास्ट विजन के साथ में वॉच किया जब, तो जो भी इसके कंपोनेंट हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, हर एक सेगमेंट पे काम करने के लिए हमने पूरा उसको प्लान किया है कि अगर डस्ट पार्टिकल एयर पॉल्यूशन का हिस्सा है तो उस पर क्या क्या काम करने हैं, अगर व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन का कारण है तो उसके ऊपर क्या क्या काम करने हैं। और इसी दिशा में बहुत जल्द हमने कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाना, ये हमारा टारगेट है। और इसकी पहली जो कड़ी है वो 330 बसें हम लोग 22 तारीख को जब अर्थ डे पूरा विश्व मनाएगा उस दिन दिल्ली में लॉन्च करने वाले हैं, जिसका एक बहुत सुंदर नाम देवी, दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर, ऐसे देवी बस दिल्ली को मिलने वाली है और बहुत ही अंदर उसका लाभ जनता को मिल पाएगा। और धीरे धीरे करके हमने बड़ा प्लानिंग के साथ में दिल्ली में एक समय पर आकर के सभी बस इलेक्ट्रिक हो जाए उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत काफ़ी बूस्ट होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैम। मैं अब जल के मुद्दे पे आता हूँ, जल भराव और जल दोनों पर। जल भराव की समस्या आती है मॉनसून्स में, अगेन जब आती है तब बात होती है, क्या तैयारी हो रही है इस बार मैम? दूसरी बात, जल की जो समस्या है दिल्ली में, जल बोर्ड को लेकर टैंकर माफिया की भी बहुत आलोचना हो चुकी है आपके ही द्वारा पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो जल और जल भराव पे क्या कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल एक की प्रॉब्लम है ये दिल्ली की। और टैंकर माफिया की बात आपने कही, बिल्कुल ये हमने नोटिस किया और हमारे संज्ञान में भी था। तो आते ही दिल्ली में जहाँ जहाँ पे भी टैंकर जनता के बीच में जरूरत होती है वहाँ भेजे जाते हैं, परंतु कितनी बार गए, कितना पानी लेके गए, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रहता था, जिसके कारण से टैंकर माफिया बड़ा एक्टिवेटेड था। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पे था। हमने अभी दिल्ली में चलने वाले जितने भी टैंकर्स हैं उनको GPS सिस्टम के साथ जोड़ दिया है और एक उसका इंटीग्रेटेड पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया है कि पूरा मूवमेंट ध्यान में रहे कि टैंकर को जहाँ भेजा गया वो वहाँ पहुँचा, कितने बजे पहुँचा, कितने बजे फ्री हुआ, वापस आया, सेकंड राउंड कब किया। तो पूरा दिल्ली में अभी हम तुरंत कल लॉन्च करेंगे, 20 तारीख को लॉन्च करेंगे
1111 टैंकर्स विद उस पे दिल्ली सरकार का ब्रांडिंग, ताकि ये पता चल जाए कहीं भी खड़ा होगा कि ये दिल्ली सरकार का टैंकर है, ऑन ड्यूटी टैंकर है। कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसका लोकेशन ले सकता है, सभी को जीपीएस के साथ जोड़ करके उसमें पानी का पूरा जो फ्लो मीटर के साथ में उसका डिस्पैच किया जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे और जनता उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी देख सकेगी। तो ये तो थी हमारी वाटर टैंकर्स को लेकर के। आपने कहा जल भराव निश्चित रूप में दिल्ली में बारिश आते ही दिल्ली के लोगों को एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। मतलब उनको वो बारिश आने की खुशी वो फील ही नहीं कर पाते कि बारिश आ रही है, आनंद आएगा। वो लगता है अरे बाप रे बारिश आ गई, यानी कि सड़कों पे जाम होगा, ट्रैफिक के हडल्स हो जाएंगी, पानी भर जाएगा। और पता ही है सालों से हम देख रहे हैं। पर इस बार हमारी कोशिश है, जब हमें मौका दिल्ली ने दिया है, तो इस समस्या को हम कम कर पाएँ, इसका समाधान दे पाएँ। तो जो भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट है उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उस पर काम करना शुरू किया। मतलब मैं खुद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सब लोग एक एक पॉइंट पे जाकर के खड़े हो रहे हैं और उस पॉइंट का क्या समाधान है, पानी की निकासी कैसे होगी, पानी आता है कहाँ से आता है, कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, हर एक पॉइंट पे वर्किंग चल रही है। और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली वाले बारिश को एंजॉय कर पाएंगे। सड़क का आपने जिक्र किया, सड़कों पे जल भराव कैसे ख़त्म किया जाए ये तो आपने बताया हमें, मगर सड़कों का हाल जो है वो सुधारने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपिटल ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश क्या होगा दिल्ली में? नए सड़कों का निर्माण होगा, सुधार होगा क्या मैम? देखिए इस बार के, क्योंकि सरकार का ये पहला साल है, पहला बजट हुआ, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहा। क्योंकि किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, आप बाकी की चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते। आप कैसे एक डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, आपके ड्रेन्स हो, फुटपाथ हो, ये एक सेगमेंट है। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शिक्षा के उसमें जाएं तो स्कूलों के अच्छे कमरे, अच्छी दीवारें, अच्छा लाइट का व्यवस्था, अस्पताल हो तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था के साथ में अस्पताल, जिसके टॉयलेट अच्छे हों, जिसके ऑपरेशन थिएटर अच्छे हों, जिसके सिटिंग एरिया अच्छे हों, पेशेंट रूम अच्छे हों, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली को इसकी आवश्यकता है। आज दिल्ली को जो अधिकार मिलने चाहिए वो 100% मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं। जी, आप खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा का भी मुद्दा के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है। जुर्म कैसे कम किया जाए दिल्ली में, इसको लेकर भी क्या सरकार सोच रही है, प्रतिबद्ध है? क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी इंसिडेंट्स आए क्राइम के, जिनको आपने भी हाईलाइट किया था चुनाव के पहले। देखिए दिल्ली या देश का कोई भी हिस्सा, सुरक्षा सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो और भी अधिक ज़रूरी है जी। तो लगातार सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी योजना आपको बजट में भी दिखाई देगी, हमारी वर्किंग में भी दिखाई देगी। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, महिला पीसीआर बढ़ाने की बातचीत जो हमने करी, वन स्टॉप सेंटर जहाँ पे किसी मुसीबत के समय में महिला अप्रोच कर सके, वहाँ जा कर के मदद ले सके, उनको कैसे बेहतर बनाना है, इसको हमने ध्यान किया है। और डार्क स्पॉट जो पूरे शहर के हैं उनको कर्व करने के लिए, क्या वहाँ लाइट चाहिए, क्या वहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, क्या वहाँ पे पीसीआर का अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इन सब पे भी लगातार काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। और सच में मतलब दिल्ली के लोग बेखौफ होकर के जीवन जी सके, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, सीसीटीवीज तो होती है मगर चलती नहीं है, मॉनिटर नहीं हो रहा होता था, अभी तक ऐसा ही था, पर अब वो सीसीटीवी कैमरा वर्किंग करें और भी नए लगे जहाँ रिक्वायरमेंट है। इस पे लगातार एक टीम का गठन करके हम लोग चेक करवा रहे हैं कि हर कैमरा जो वर्किंग होना चाहिए उसके लगने का क्या लाभ है, अगर वो वर्किंग नहीं है उसके, अगर आप उसका बैकअप देख नहीं पा रहे हैं तो उसके लगने का क्या लाभ है। तो हर चीज़ को बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में डील किया जा रहा है और मतलब बहुत ही अकाउंटेबिलिटी तय करके चीज़ें हो रही है। गैर कानूनी लोग भी जो आ रहे हैं दिल्ली में, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो जो हो, उन पे भी निगरानी होगी, उनको भी क्या लिस्ट बनाई जाएगी वगैरह? देखो सरकार बहुत सख्त है, ये इलीगल जो शहर में लोग आते हैं
और आप देख रहे हो लगातार पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि कैसे इस तरह के लोग जो उनकी मदद करते हैं उनको भी धरपकड़ चालू है, और जो लोग इलीगली सिटी में एंटर करके वहाँ रह रहे हैं और रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे भी सरकार बहुत सख्ती से कदम उठा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ऐसा मुद्दा उठता है तो राजनीति भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे राजनीति नहीं, दिल्ली के रिसोर्सेज पे दिल्ली के लोगों का अधिकार है, और इलीगल कोई भी आकर के यहाँ पर काम करना चाहेगा तो उसमें दिक्कत रहेगी। जी, शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। शिक्षा का जो सिस्टम था, इस पे आम आदमी पार्टी बहुत गर्व महसूस करती थी, कहती थी कि हमने ही शिक्षा का जो सिस्टम है दिल्ली में पूरी तरह से बदल दिया है। क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? शिक्षा के क्षेत्र को लेकर मेरे लगने की बात नहीं है। दिल्ली की जनता को क्या लगता है? क्या दिल्ली की जनता का यही सपना था कि इस तरह का सिस्टम उन्हें मिले, जहाँ पे उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं और 9वीं क्लास में बेचारा बच्चा फेल हो जाए तो स्कूल अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल खत्म कर दे और लाखों बच्चों को 9th क्लास के फेल करके उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। 11th में बच्चा फेल हो जाए तो उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल का 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो आ ही जाएगा ना, जब फेलियर बच्चों को आप निकाल देंगे, कमजोर बच्चों को छोड़ देंगे, उनको अधर में छोड़ देंगे कि जाइए आप जा करके कुछ भी कीजिए, क्राइम कीजिए, घर पे खाली बैठिए, माँ बाप को तकलीफ दीजिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम था पिछली सरकारों का। अरे भाई, एक बच्चा यदि कमज़ोर है तो उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसको मौका दीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप उसे निकाल बाहर कर रहे हैं? फिर आपने केवल एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करते हुए हम तो जी बिजनेस ब्लास्टर कर रहे हैं, हम तो हंसने हंसाने का कोई, एक दिन में आप और हम भी स्कूल गए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, हफ्ते में कितनी होती थी? कोई एक पीरियड पूरे हफ्ते में, ताकि एकेडमिकली भी आपको स्पोर्ट्स भी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर बाकी एक्टिविटीज़ भी चाहिए। एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस आप ये दे रहे हैं तो एकेडमिक कब करेंगे? मैथ, साइंस, फिजिक्स कब पढ़ा रहे हैं आप? एक हंसने का पीरियड है, एक आपका देशभक्ति का पीरियड था, एक आपका बिजनेस ब्लास्टर का पीरियड है। तो भाई आधा दिन तो लंच के पहले का निकल गया, बाकी के आधा दिन में आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो ये तो उनका एजुकेशन सिस्टम था जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे हट करके अपना ही कुछ बजाना चाहें ढोल, तो दैट इज नॉट फेयर। आपके साथ में, देश के साथ में ताल मिला करके उस शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये जो डबल इंजन की सरकार अब बन गई है दिल्ली में, तो क्या ऐसे अब योजनाओं का भी लाभ मिलेगा दिल्ली में? जन आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत। 100%। हमने तो पहला दिन जो हमारा शपथ ग्रहण का था, सेम डे पहली कैबिनेट बुलाई और उसमें आयुष्मान योजना को पास किया, फिर बजट में उसके लिए प्रावधान क्रिएट की, और अब तो 1,69,000 कार्ड बनकर के तैयार हो गए और जनता में बंटना शुरू हो गए। अब वो कार्ड जिस फैमिली पे पहुंच गया है उनको सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया। वो आज ही जाए और किसी अस्पताल में अगर जरूरत है अपना इलाज कराने में संभव है। ये वो दिल्ली का अधिकार है जो पिछली सरकारों ने रोक के रखा, दिया ही नहीं। गरीब लोग मर गए, हाहाकार मचा हुआ है। आज भी जनप्रतिनिधि जब पब्लिक डीलिंग करते हैं, सुबह कम से कम भी 20-25 लोग रोज के अस्पताल वाले आते हैं कि हमें इलाज करा दीजिए, ऐसे हाथ फैला करके बोलते हैं। जो उनका अधिकार है वो आज संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आकर के राज कर रही है, जब केंद्र की वो योजना दिल्ली में लागू हो पाई। पहले बजट सेशन में हमने ये भी देखा, पहले सेशन में राधा ये देखा हमने मैम कि सीएजी रिपोर्ट्स कुछ टेबल हुए थे। क्या और भी सीएजी रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में टेबल होंगे, आने वाले सेशंस में टेबल होंगे? और उन पे है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो इनकी परतें उखड़नी शुरू हुई है। हम तो रोज काम करते हैं, रोज देखते एक नया इश्यू आ जाता है, अरे भाई ये भी करके गए हैं। अभी तो न जाने कितनी सीएजी बननी बाकी है। टेबल तो हुए हैं, मगर क्या जांच भी होगी, क्या कार्रवाई भी होगी? जो टेबल हुई है रिपोर्ट्स वो पीएससी के पास जा गई है, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। अब आप विपक्ष किसको मानती हैं दिल्ली में? क्या आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस पार्टी को? मुख्य विपक्ष कौन है?
कांग्रेस तो दिल्ली में एक भी विधायक भी नहीं है, तो कम से कम जो है उसी को मान लेते हैं विपक्ष है। और वो पूरा काम कर रहे हैं अपने, उनको पूरा विपक्ष का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे ऐसे सर्वेलेंस लगा के रखते हैं कि भाई आज ये राइट को गए हैं, आज ये लेफ्ट को गए हैं, आज गाड़ी यहाँ रुकी थी, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भविष्य क्या होगा आम आदमी पार्टी का? अभी पंजाब में तो सरकार खैर है उनकी वर्तमान में, एक समय में अपना नेशनल फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। भविष्य क्या देखती हैं आप? अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या और बचा लें, अभी तो लुट गया सब कुछ उनको। मतलब जमानत जब्त जैसे जहाँ जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा उनकी स्थिति रही है। और दिल्ली में भी जिस तरीके से पहले उनको मैंडेट मिला था 63 सीटों का, और उसके बाद में फिर तो अब बड़ी मुश्किल से भागते भागते उनको जितनी सीटें मिल पाई है। तो मैं तो कई बार विपक्ष के अपने साथियों को कहती हूँ कि भाई जनता ने तुम्हें एक मौका और दिया है, तो अब तो सेंसिबली अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करो। अब तो इन चीज़ों में मत पड़ो। अब आपको बजट दे रहे हैं, अब आप दिल्ली की जनता का काम कीजिए जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया, और नहीं तो अगली बार ये भी नहीं रहेगा। दावा किया गया था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे हम, क्या आप दिल्ली को पेरिस बनाएंगे? मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ, ना लंदन ना पेरिस। दिल्ली के अपना एक ऐतिहासिक गौरव है। दिल्ली देश की राजधानी है, इंद्रप्रस्थ जिसका नाम हुआ करता था। तो दिल्ली दिल्ली बने और पूरा देश में उसका जो इतिहास गौरव है वो फिर से समृद्ध हो और लोग उसमें रहना चाहें, दिल्ली वालों का दिल खुश रहे, ये मैं चाहती हूँ। जी, दिल्ली में तो आप मानती नहीं हैं उनको, विपक्ष चूँकि एक भी विधायक नहीं है, मगर राष्ट्रीय स्तर पे तो विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आ गई है। ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें गांधी फैमिली जो है वो अक्यूज़ बन गई है। हमने देखा है रॉबर्ट वाड्रा की भी अभी पूछताछ हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा डर गई है। भाजपा डर गई है कि अधिवेशन हमने गुजरात में किया, गुजरात हारने वाले हैं, इस वजह से कार्रवाई हो रही है गांधीयों पे। ये केसेस आज के चल रहे हैं क्या? मतलब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो होनी है, वो तो बेल पे ही चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं बेल पे? दोनों जन, आपको सारी दुनिया जानती है। जब आपके पास केस चल रहा है तो कार्रवाई तो होएगी ना, आज होगी कल होगी, और कर्म जो किए हैं वो फल तो मिलेगा ही। तो इन बातों में कोई अर्थ नहीं है कि कौन डर गया और कौन हो गया। दिल्ली की देश की जनता है और वो सब देख रही है, और जिसने जो कर्म किए हैं वो सामने आने ही हैं। वक्त का मामला कोर्ट में है तो उस पर ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, मगर अगर जो भी हम देखेंगे फैसला कोर्ट का, तो क्या दिल्ली सरकार तैयार है कि जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ जो कब्जा हुई हैं, उन पे कार्रवाई होगी? होनी ही चाहिए। गरीब लोगों का प्रॉपर्टी जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, कैसे आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, कैसे आप कब्जा कर सकते हो? तो जिसका प्रॉपर्टी है उसी के पास रहना चाहिए। तो उसमें सरकारों का जो रोल है वो करेंगे। मतलब वक्फ तो मुझे लगता है कि बल्कि जनता के हित का एक कानून लाया गया केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के द्वारा, और ये बहुत अच्छा है। और लोग खुश हैं इससे, गरीब मुसलमान खुश है कि मेरी ज़मीन अब मेरे पास रहेगी। अच्छा, हम देखते हैं मैम कि आप काफ़ी दौरे करती हैं, ऑफिस से बाहर काफ़ी वक्त आप बिताती हैं। कभी आप जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ आप गई, किसी और राज्य के लोगों से अभी आपने चर्चा की। उस दिन आपने एक एक व्हीकल में कोई बैठे थे, उनको आपने सलाह दी कि मत फेंको, गंदगी मत करें। तो ये क्या रूप है आपका मैम? देखो, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी पे हूँ, तो जो काम ऑफिस में बैठ के होता है वो भी मेरा करना फ़र्ज़ है, और जो सड़क पे रह के दिशा निर्देश देने हैं वो भी मेरा फ़र्ज़ है। आपने जहाँ तक मंदिर की बात करी, जगन्नाथ मंदिर की, देखिए दिल्ली जो है ना, एक मिनी इंडिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर उदाहरण दिल्ली है, जहाँ हर राज्य से आए हुए लोग हैं। सब लोग अपने सपने लेकर के, सपनों की गठरी कंधे पे रख के अपने परिवार के साथ, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले यहाँ के बसा, और आज ये दिल्ली उन सब की है। हर राज्य के लोग यहाँ हैं। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विज़न है कि ये जो सांस्कृतिक धरोहर है दिल्ली की, हर राज्य के लोग इसमें हैं, और ये दिल्ली उनका अपना शहर है। तो इसलिए उनकी मुख्यमंत्री भी उनकी अपनी है, तो उनके सुख दुख में साझा करना, उनके साथ खड़े होना मेरा फ़र्ज़ है। तो उड़ीसा दिवस था तो मैं जगन्नाथ जी मंदिर भी गई, और बंगाल दिवस था तो बंगाल दिवस तो अभी आएगा, उससे पहले राजस्थान दिवस था तो राजस्थान के दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने आयोजन किया और लोगों की खुशियों में हम शामिल हुए।
तो लगातार मुझे लगता है कि सरकार आपस में ये जो धागा है प्रेम का और इन सब मोतियों को संभालते हुए हमें जुड़ के रहना है। और दिल्ली सरकार सभी राज्य के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका सम्मान करती है, उनका ध्यान रखती है। जी, दिल्ली में क्या बात है कि यहाँ महिला मुख्यमंत्री से कनेक्ट उनका बना रहता है। आप भी एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई, इससे पहले भी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, तो ये क्या कनेक्ट है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, पर दिल्ली के लोग बड़े सहृदय हैं। उनको लगता है कि वो मौका देते हैं काम करने का और मौका मिलता है तो उसे पूरा करना चाहिए। और अच्छा है, ये देश की सभी महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला का होना। जी बिल्कुल। कुछ आखिरी सवाल आपसे कर लेंगे फटाफट स्टाइल। तो क्योंकि पहली बार हम ये विस्तार में इंटरव्यू कर रहे हैं आपके संग, आपके सीएम बनने के बाद, तो कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे ताकि लोग भी उनके सीएम को जाने, मैडम सीएम को जाने। तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? मूवी देखना। कोई फेवरेट मूवी आपकी? 3 इडियट। अच्छा। अभी मैंने केसरी देखी, बहुत अच्छी मूवी है, थोड़ी देख पाई, अब तो बहुत समय हो गया मूवी देखे हुए। हाँ, यस, वेरी नाइस मूवी। ऐसे अच्छी अच्छी मूवीज हैं बहुत सारी। कोई फेवरेट एक्टर? बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे हैं, कौन सा बताऊं? हाँ, कोई एक आता है जो एक्टर एक्ट्रेस आपके पुराने ज़मानों का या आपका? राजेश खन्ना अच्छा है, अमिताभ बच्चन अच्छे हैं। जी। म्यूजिक भी पसंद है? यस, ऑफ कोर्स। ओके। फेवरेट क्विजीन क्या है? अगर आपको फेवरेट डिश कोई परोसी जाए तो क्या? राजमा चावल। बचपन के दिनों में आप क्या बनना चाहती थी? एग्जैक्टली याद नहीं क्या बनना चाहती थी, पर कुछ करने की इच्छा हमेशा रही। और कोई ऐसे नेता जिनसे आप प्रेरणा लेती हैं या ली हैं? देखिए, मोदी जी से बढ़कर के तो कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती। एक ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में जो लगाया है, उनकी वर्किंग, उनका स्टाइल, उनका विज़न, हर चीज़ जो है वो प्रेरणा देने वाला है। तो ही इज़ आइडियल। अगर उनका इतना सा भी फॉलो कर पाएँ तो शायद जीवन में कुछ कर जाए। जी चलिए, आखिर में फिर पूछेंगे, मोदी जी ने कहा है कि फिट रहेगा इंडिया इंडिया तभी तो आगे बढ़ पाएगा इंडिया। जान है तो जान है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्या कुछ किया जाएगा दिल्ली सरकार के भीतर? बहुत कुछ किया जाएगा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा कंसर्न केंद्र सरकार का भी है और दिल्ली सरकार का भी है। आज आयुष्मान योजना उसी का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। आज हम पूरी दिल्ली में 1100 से अधिक आरोग्य मंदिर खोलने की हमारी पूरी योजना है, जो साल भर के अंदर खोल दिए जाएंगे, जहाँ पे एक लोकल लेवल पे आपको पूरा एक मिनी हॉस्पिटल के जैसे सारी फैसिलिटी मिलेगी। आज 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हम आयुष्मान के साथ जोड़ रहे हैं, उनका पूरा 5 लाख रुपए तक का इलाज अब सरकार स्वयं कराने वाली है। इसी तरीके से अच्छे बेहतर हॉस्पिटल, उनमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और जितने पुराने पेंडिंग इनके प्रोजेक्ट रहे हैं, अस्पताल जो आधे अधूरे छोड़ करके सरकारें चली गई हैं, उनको पूरा करके बिल्कुल इसको मेन स्ट्रीम में करके पूरा हॉस्पिटल्स का बेडिंग बढ़े, यहाँ पे हर व्यक्ति को एक सुलभ इलाज मिले, ये हमारी तमन्ना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार की भी स्वास्थ्य बनी रहे और आपकी भी मैम, ताकि आप खूब सेवा कर पाएं दिल्ली वासियों के लिए। बहुत अच्छा मैंडेट मिला आपको, बहुत बड़ा मैंडेट मिला, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस मैंडेट पे खड़ी उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।